वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, 9th की इको में पढ़ा था, और इस एक साल में मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ और अब तुम लोगों से कुछ खास आशाएं नहीं रखता हूँ, इसीलिए खुद ही बता देता हूँ कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारे कुछ काम आती हैं, जैसे लोग, सड़कें, पेट्रोल, सूरज वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में बोले तो एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs provided they are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are called resources। और रही बात डेवलपमेंट के मतलब की, तो वो तो मोदी की वजह से सबको पता चली गया है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड है रिसोर्सेज के ओरिजिन पर। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा होते हैं, यानी लिविंग थिंग्स में आते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, फ्लोरा, फोना, फिशरीज एंड लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिंदा नहीं होते, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। एग्जाम्पल रॉक, मिनरल्स, सन, वुड एक्सेट्रा। अब हम डिवाइड करेंगे रिसोर्सेज को उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी पर, यानी कि वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। तो पहला ग्रुप है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज कभी भी खत्म नहीं होते, ये दोबारा बनते रहते हैं, और इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट ग्रुप होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोल, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। यार ये तो मतलब छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, और कमाल की बात है हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक घुसा रखा है। साइंस, एसएसटी, इंग्लिश। मुझे तो शक होता है कभी कभी ये मैथ्स में भी किसी ना किसी दिन ये टॉपिक घुसा देंगे। क्वेश्चन आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला डिराइव करो। अरे इससे याद आया कि डेवलपमेंट के बेसिस पर भी रिसोर्सेज डिवाइड हो रखे हैं। पहला ग्रुप है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें मिल तो गए हैं, पर अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूज करना बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे गुजरात और राजस्थान से हम बहुत सारी सोलर और विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा और करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। इसलिए हम अभी भी कोयला जलाकर बिजली बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सस्ता है। नेक्स्ट ग्रुप है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज है जो अभी हम यूज कर रहे हैं, हमें पता होता है इन्हें कैसे यूज करना है। बेसिकली इसके बारे में हम सब कुछ जानते होते हैं, जैसे कोयला हो गया, वुड हो गई एक्सेट्रा। थर्ड ग्रुप है स्टॉक। ये वो चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती है, पर हमें यही नहीं पता कि इन्हें यूज कैसे करना है। जैसे हमें पता है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कैसे कन्वर्ट करें। फोर्थ ग्रुप है रिजर्व्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हमें यूज करना तो आता है, पर हम इन्हें फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं। जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके पास बहुत सारा पेट्रोल है। मान लो कभी वॉर हो गया तो ऑफ कोर्स पेट्रोल वगैरह की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो वॉर टाइम में भी आर्मी अपने टैंक्स और प्लेन चला सके, इसलिए उन्होंने पहले से पेट्रोल और भी बहुत सारे रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए पहले से सेव कर रखे हैं। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी वो रिसोर्स किसका है उस बेसिस पर हमने रिसोर्स को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसका नाम है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये वो चीजें जो किसी एक इंसान की होती है, बोले तो बाप का माल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जमीन जिस पर तुम्हारा घर है, या फिर तुम्हारी किताबें, फोन वगैरह वगैरह। सेकेंड ग्रुप है कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये चीजें बहुत सारे लोगों की होती है, जैसे तुम्हारी कॉलोनी या सोसाइटी का पार्क हो गया। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज। ये वो चीजें हैं जो पूरे देश की हैं, जैसे सड़कें, ट्रेन, लेक्स वगैरह वगैरह। और एक और चीज, समुद्र के किनारे से 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स का जो सी होता है वो उसी कंट्री का होता है। यानी इंडिया के जो बीचेस हैं उधर से 22.2 किलोमीटर दूर तक जितना भी समुद्र है वो इंडिया का ही है। और ये बात कभी कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो याद रखना 12 नॉटिकल माइल्स राइट आंसर है। कभी एग्जाम में इधर उधर देखने लग जाओ। फोर्थ ग्रुप है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये चीजें पूरी दुनिया को बिलोंग करती है, जैसे सन, समुद्र वगैरह वगैरह। मतलब यूएसए ये नहीं कह सकता है कि मून उनका है, क्योंकि वो सबसे पहले वहां गए थे। या फिर इंडिया कहते चांद हमारा मामा है तो चांद हमारा हुआ। अबे चांद के चक्कर में एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, या फिर 3 मार्क्स का आएगा कि डिफाइन रिसोर्सेज एंड क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या फिर एग्जॉस्टिबिलिटी। ये सब अच्छे से कर लेना, वरना चांद जैसा गोल जीरो एग्जामिनर आंसर शीट पर बना देगा। अब यारो हो क्या रहा है कि लोग सारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज कर रहे हैं कि सब कुछ उनके बाप का माल है।
तो अब धीरे धीरे बाप का माल खत्म होता जा रहा है और बाप कंगाल होने की कगार पर आने वाला है। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इन्हें यूज कर सके। तो अब अगर हमें चीजें लिमिट में यूज करनी पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम चीजों को कैसे और कब यूज करेंगे, और इसी चीज को हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। चलो अब समझते हैं कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि गवर्नमेंट पता लगाती है कि हमारे पास कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और कितनी क्वांटिटी में है। जैसे कोल इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है और वहां पर करोड़ों टन कोयला है। नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट प्लान करती है उस रिसोर्स को यूज करने का सबसे बेस्ट और एफिशिएंट मेथड कौन सा है और उसके लिए हमें क्या सामान और किस टाइप के लोगों की जरूरत पड़ेगी। लास्ट स्टेप में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम उस रिसोर्सेज को कितना यूज करेंगे और कितना आगे के लिए सेव करेंगे। ये सब डिसाइड होता है देश की अभी की डिमांड्स और फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे जमीन की, यानी लैंड रिसोर्सेज। तो इंडिया कैसा है पहले वो देखते हैं। इंडिया में 43% जमीन प्लेन में आती है, यानी यहाँ पर खेती वगैरह अच्छे से की जा सकती है। फिर नेक्स्ट 30% जमीन माउंटेन्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ से इंडिया की बहुत सारी रिवर्स निकल के आती है और टूरिस्ट लोग भी इधर जाना पसंद करते हैं। अब बाकी बचा 27% लैंड प्लेट्यू वाले रीजन का पार्ट है। इधर मिनरल्स की माइनिंग की जाती है क्योंकि ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो लैंड है जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं वो धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है और इस पर खेती करना मुश्किल होता जा रहा है, और इस चीज को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज विच मेक्स इट अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के जो मेन रीजंस है वो है ओवर ग्रेजिंग, यानी बकरी गाय वगैरह जो घास खाती रहती है, अगर वो एक ही एरिया में घास चरती रहेगी तो घास खत्म हो जाती है जिससे उस जमीन पर असर पड़ता है। ये मेनली हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन, यानी ज्यादा पानी देने से भी जमीन बेकार हो जाती है। वो ऐसे कि जब ज्यादा पानी देते हैं तो पानी वहां खड़ा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि उस एरिया में बाढ़ आ रखी है जो जमीन को दलदली टाइप बना देता है। थर्ड रीजन होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये फैक्ट्रीज वगैरह अपना वेस्ट ऐसे ही फैला देती है जिससे लैंड और वाटर पॉल्यूशन होता है। फोर्थ रीजन है माइनिंग। जब माइनिंग होती है किसी एरिया में तो पहले तो पेड़ वगैरह काटे जाते हैं और फिर उधर कोयले को जलाया भी जाता है जो कि आसपास की जमीन को बिल्कुल खराब कर देता है। फिफ्थ रीजन है ये जो सीमेंट और सिरेमिक इंडस्ट्री है, इन्हें बनाने के लिए पत्थरों को बहुत ही छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है जिस वजह से बहुत सारी धूल क्रिएट हो जाती है और हवा में फैल जाती है, और जब ये धूल जमीन पर जम जाती है तो ये जमीन को बेकार कर देती है क्योंकि तब पानी को जमीन के अंदर जाने में दिक्कत होती है। अरे जमीन से एक जोक याद आया। एक बार एक आदमी जंगल में गया था, अचानक से उसे एक भालू दिखा। उसे देखकर वो जल्दी से जमीन पर लेट गया और अपनी सांस रोक ली। तभी भालू उसके पास आके कान में बोलता है, बेटा भूख नहीं लग रही है वरना सारी होशियारी इधर ही उतार देता। अब लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है ये तो समझ आ गया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझते हैं। तो पहली चीज तो सिंपल है, एफोरेस्टेशन, यानी और ज्यादा पेड़ पौधे उगाओ। सेकंड, ग्रेजिंग एक लिमिट में होनी चाहिए। थर्ड, फैक्ट्रीज को अच्छे से वेस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए और वेस्ट को प्रॉपर जगह डिकम्पोज करना चाहिए। प्लस माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल में करना चाहिए। इसके बाद बुक में बात कर रखी है कि किस किस टाइप के सॉइल होते हैं, जैसे एलुवियम सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल एक्सेट्रा। लेकिन इस टॉपिक से हम बाद में निपटेंगे। पहले हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन कुछ कुछ सेम ही है। तो चलो शुरू करते हैं सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर का गायब हो जाना। इंग्लिश में बोले तो द डिन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पानी और हवा। जब पानी बहता है तो वो अपने साथ साथ ऊपर की मिट्टी को भी बहा ले जाता है, और जब तेज हवा चलती है तो वो भी मिट्टी को उड़ा ले जाती है। अब बात करते हैं छोटे मोटे रीजंस की, तो वो होंगे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। और अगर हम गलत तरीके से फार्मिंग करें तो भी सॉइल इरोजन हो जाता है। जब सॉइल इरोजन होता है तो वो जगह भी खेती बाड़ी करने लायक नहीं बचती है और उस एरिया को हम बैड लैंड कहते हैं। अब यारो समस्या है तो समाधान भी है। चलो तो फिर इसका समाधान देखते हैं। पहले तो हो जाएगा कि खेती अच्छे से की जाए। जब हम खेत जोतते हैं तो उसे पानी के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जोता जाए। और जिन्हें खेती के बारे में घंटा नहीं पता वो ये समझ लो खेत जोतना मतलब बीज वगैरह डालने के लिए गड्ढे खोदना। नेक्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा एफोरेस्टेशन, यानी पेड़ पौधे वगैरह उगाते रहो और शेल्टर बेल्ट्स बनाओ।
शेल्टर बेल्ट्स यानी पेड़ों को एक स्ट्रेट लाइन में उगाना, जैसे तुम हाईवे वगैरह पर देखोगे, दोनों ही तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ एक लाइन में लगे होते हैं। थर्ड, पहाड़ों पर टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाए, यानी एक पहाड़ की स्लोप को सीढ़ियों टाइप में कन्वर्ट करके उस पर फार्मिंग की जाए। नेक्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा घास को उगने देना चाहिए, ताकि उससे हवा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, और ग्रेजिंग भी हमें लिमिट में करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिखाना। अब हम फाइनली चैप्टर के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप के सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि ये बहुत लंबा पार्ट है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है एलुवियल सॉइल। इंडिया में सबसे ज्यादा जगह एलुवियल सॉइल ही प्रेजेंट है। पूरे नॉर्थ इंडिया पर इसी का कब्जा है, और ये बहुत फर्टाइल होता है, तो यहाँ पर अच्छे से खेती भी हो जाती है। एलुवियल सॉइल की एज से हमने उसको 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, भंगार और खादर, और इन दोनों के बारे में भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। भंगार एज में बहुत पुराना होता है, इसमें ज्यादा कंकर होते हैं, प्लस ये लेस फर्टाइल होता है। वहीं खादर एज में नया होता है, कंकर यानी छोटे छोटे से जो पत्थर होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। अब नेक्स्ट सॉइल जो है हमारी लिस्ट में वो है ब्लैक सॉइल। ये कॉटन उगाने के लिए बेस्ट होता है, प्लस ये अपने अंदर मॉइस्चर को स्टोर करके रखता है। ये मेनली नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र में मिल जाता है। अब नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। ये उस एरिया में पाया जाता है जहाँ बारिश कम होती है और जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होते हैं। रेड और येलो सॉइल साउथ और ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। लिस्ट में नेक्स्ट नाम है लेटरिन सॉइल का। लेटरिन लेटराइट सॉइल का, सॉरी। वैसे मुझे पूप बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। ये टट्टी पॉटी लेटरिन हगना सब बेकार वर्ड्स है। वर्ल्ड का बेस्ट वर्ड है पूप। अब तुम सोच रहोगे वो कैसे? चलो तुम्हें ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यारो, जब हम पूप बोलते हैं तो जैसे हमारा मुंह मूव करता है, वैसे ही हमारा पिछवाड़ा मूव करता है पूप करते वक्त। चलो बात करते हैं पूप सॉइल की। तो लेटराइट सॉइल वहां मिलता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती हो और जहाँ का टेम्परेचर भी हाई रहता हो। यहाँ पे ह्यूमस थोड़ा कम होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन अगर हम खाद, फर्टिलाइजर वगैरह का अच्छे से इस्तेमाल करें तो यहाँ पे भी ढंग से खेती बाड़ी की जा सकती है। ये हमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में मिल जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर कॉफी और टी प्लांटेशन की जाती है। लिस्ट में नेक्स्ट है एरिड सॉइल। ये दिखने में रेड और ब्राउन टाइप से होता है। ये बहुत ज्यादा रेतीला होता है, और अगर इसे कोई मुंह में लेगा तो उसे ये सॉल्टी सा लगेगा। ओह शिट, अब समझ में आया, मेरा भाई हमेशा मिट्टी क्यों खाता रहता था। यारो, ये ज्यादातर हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल वाले रीजन में मिलती है। इसके अंदर मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है, तो अगर खेती करनी है तो बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ये मोस्टली राजस्थान में मिलती है। अब आता है हमारा लास्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ये हिली रीजन में मिलता है, जहाँ बारिश ठीक ठाक हो जाती है। नॉर्मली तो ये फर्टाइल होता है, पर अगर उन पहाड़ों पर बर्फ वगैरह गिरती है तो ये कम फर्टाइल हो जाते हैं और एसिडिक भी हो जाते हैं। ये हमें नॉर्थ इंडिया, जहाँ हिमालयाज है